हाँ, जैसे कि मैम ने बताया कि 13 को क्लास है हमारी, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास है। और क्लास का नाम जैसे कि हमने रखा था महासंग्राम, ठीक है। इसमें हम लोग 3 से 4 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है। उसमें हमारे जितने भी चैप्टर हैं पार्ट 1 में जीसी लोंग में वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी जो भी है वो सारी कवर करेंगे, ओके। तो जीसी लोंग का चैप्टर नंबर 12 द ओशियंस खत्म होने वाला था, तो एक बार बस फटाफट ऊपर से देख लेते हैं पढ़ा क्या था। ओशियंस के बारे में पढ़ा था। ओशियंस 70% होते हैं, ये फूड का सोर्स होते हैं। टाइड्स से पावर मिलती है यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओशियनोग्राफी साइंस ऑफ ओशन होते हैं। अगर आपको ओशन की डेप्थ के बारे में जानना है तो उसके लिए रडार, साउंडिंग या इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस चाहिए। ओशियनिक डिपॉजिट्स होते हैं 3 तरह के, ऊजेस, मड्स और क्लेस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिलीफ ऑफ द ओशन यानी लैंड फॉर्म ऑफ द ओशन। ओशन की भी लैंड फॉर्म लैंड की तरह ही होती है, ओके। इसमें भी सबमरीन रिजेस, प्लेट्यूज, कैनियंस, प्लेन्स, ट्रेंचेस, ठीक है। फीचर्स जैसे कि सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे ही आप समुद्र में घुसते हो सबसे पहले मिलेगी आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये एक कॉन्टिनेंट की ही एक्सटेंशन होती है, सी वर्ड एक्सटेंशन होती है बेसिकली। 3 रीजन होते हैं कॉन्टिनेंट बनने के। पहला, कॉन्टिनेंट अगर सबमर्ज हो गया होगा आइस एज के दौरान। दूसरा, वेव इरोजन, इरोजन की वजह से। और तीसरा, डिपोजिशन, ओके। उसके बाद सर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली सिग्निफिकेंस है कि कम गहराई होने की वजह से सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है, जिससे प्लैंक्टन्स ग्रो होते हैं और जिससे जो फिशेज होती हैं उनको खाना मिलता है, ठीक है। और लिमिटेड डेप्थ होने की वजह से यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट नहीं आते और टाइड्स की हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म आती है ओशियंस के अंदर वो आती है सर कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंट एज के बाद ही एकदम से अब्रप्ट चेंज होता है, उसको कॉन्टिनेंट स्लोप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डीप सी प्लेन, जिसको अंडुलेटिंग प्लेन बोलते हैं, ठीक है। 2-3 माइल्स नीचे होता है, इसको एबिसल प्लेन भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है पेपर में एबिसल प्लेन किसका फीचर है, ओके। तो द आंसर इज ओशियन लैंडफॉर्म का, ओके। इट हैज एक्सटेंसिव सबमरीन, इसमें प्लेट्यूज, रिजेस, ट्रेंचेस, बेसिस, ठीक है। ओशियन डीप के बारे में पढ़ा हमने। ट्रेंचेस होती हैं सर, ट्रेंचेस एक तरह की मतलब खाई होती है, कह सकते हो आप समुद्र में, उसको ट्रेंच बोलते हैं, ओके। इट इज नॉट लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ओशियन। इट इज फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स, स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशियन में। आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा। 36,000 फीट से भी ज्यादा इसकी वो है गहराई है, ओके। और ये जनरली हाईएस्ट माउंटेन से इनकी हाइट ज्यादा होती है, ओके। ये आपको डायग्राम देख सकते हो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देन दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल एज, ओके। गुड मॉर्निंग। दिस इज द एबिसल प्लेन, दिस इज द ओशियनिक ट्रेंच, द नैरो, द लॉन्ग, नैरो एंड डीप widening gap, okay. This is the volcanic island, this is the submarine ridge, okay. उसके बाद ओशियनिक डिपॉजिट्स 3 तरह के होते हैं सर, मड्स, ओजेस और क्लेस। मड्स, टेरिजीनियस डिपॉजिट। टेरिजीनियस केम फ्रॉम द वर्ड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड, ठीक है। इट इज मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, रेड कलर की मड्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि उनकी कलरिंग डिपेंड करती है कि उनमें केमिकल कंटेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऊजेस। ऊजेस केम में होते हैं आपके पेलाजिक डिपॉजिट। पेलाजिक केम फ्रॉम द वर्ड पिलाजोस, ओके। सी, वो बताया था ना, प्लाजोस को, प्लाजो पहनती हैं लड़कियां, वो तोता परी बन जाती है, तो फिर लोग देखते हैं कि भाई वाह जी वाह प्लाजो। वो गाना भी हमने याद होगा आपको, जदों निकले प्लाजो पहन के, है ना। तो याद रहेगा इसका, ऊजेस, ओ इज इक्वल टू ओ, ऊजेस इज इक्वल टू ओशियन डिपॉजिट, है ना, याद रहेगा ना। इट इज मेड ऑफ शेली एंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद कैल्सीरियस एंड सिलिशियस पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्ले के बारे में बड़ा, क्ले आपको डीपर ओशियन में मिलेगी, याद रखना। रेड क्ले होती है, रेड क्ले, इसका कलर रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द accumulation ऑफ वोल्केनिक डस्ट, यानी कि जो आपका वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसकी जो राख होती है ना वो जम जाती है, वो लाल रंग की होती है, ओके। दैट्स व्हाई these clays are red in color and it is found in the deeper parts of the ocean, just remember this thing. उसके बाद हमने पढ़ा सैलिनिटी के बारे में, खारे पानी के बारे में। आपको नींबू पानी का एग्जांपल दिया था कि घर में कोई आएगा तो उसको पूछ लेना भाई साहब कितना पीपीएम चाहिए नींबू पानी में, तो आपने उसको ज्यादा नमक डाल के दे दिया, तो उसको बताया कि आपने इसकी जो पीपीएम है, जो सैलिनिटी है, वो 35.2 से ज्यादा है, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी क्योंकि कितनी होती है ओशियंस की, 35.2। सी वाटर में आपको मिलेगा मोर देन 77% NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम एंड द पोटेशियम। और बाकी जो छुटमल छुटमल है वो थोड़ा मिनट क्वांटिटीज में है, ओके।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्री मूवमेंट अगर पानी की रहेगी, गुड मॉर्निंग, अगर फ्री मूवमेंट रहेगी पानी में, मतलब कि नदी की निकासी रहेगी या ओशन में कोई बाहर से, ठीक है, तो उसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी सैलिनिटी कम होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इनक्लोज्ड सी होंगे या पार्शियली इनक्लोज्ड सी होंगे, उनकी सैलिनिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर जिसकी निकासी है, सपोज ऐसा कोई सी है और यहाँ ये ओशियन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे ना क्वेश्चन भी पूछा था, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ ने नहीं दिया। ये इंडिया के साइड में यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी है। ये कोई पार्शली इनक्लोज या फुली इनक्लोज थोड़ी है, ठीक है ना। ये क्योंकि किसके साथ मर्ज हो रहा है, नीचे कौन सा ओशियन है? कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है ना। तो जाहिर सी बात है इसकी सैलिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी? अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी? टेल मी। जाहिर सी बात है ना, कम होगी, क्योंकि ये इनक्लोज्ड नहीं है, इसके आसपास कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ठीक है। डायग्राम में दिखाया भी था शायद आपको, बच्चों ने फिर भी गलत जवाब दिया, कुछ ने सही दिया। ये देखो, जैसे ये ब्लैक सी है, ये फुली इनक्लोज्ड सी है, इसके चारों तरफ कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी। उसके बाद आपको दिखाया था पार्शियली इनक्लोज सी, जैसे कि आपका मेडिटेरेनियन सी, ओके। एक आपका रेड सी है, वो भी पार्शियली इनक्लोज सी है। और आपका ये कैरिबियन सी है, ये भी पार्शियली इनक्लोज सी है, ठीक है। इसके आसपास ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके, पार्शियली इनक्लोज सी है, याद रखेंगे। उसके बाद सर हमने पढ़ा था कि एवरेज सैलिनिटी होती है 35.2। आइसोहेलाइंस क्या होती है? मैप्स के ऊपर लाइंस होती हैं, बेसिकली वो वाली प्लेसेस को ज्वाइन करती है जिनकी सैलिनिटी सेम होती है, याद रखेंगे। रेड सी में हाई सरफेस इवेपोरेशन होती है, इसलिए एवरेज सैलिनिटी इसकी 39% है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था, जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, जहां पे इवेपोरेशन कम होगी वहां पे सैलिनिटी भी कम होगी, ओके। तो सैलिनिटी किस पे डिपेंड करती है? सैलिनिटी डिपेंड करती है सर रेट ऑफ इवेपोरेशन पे, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर पे, ठीक है। इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा उतनी सैलिनिटी ज्यादा होगी। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर पे कैसे करेगी? फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको बताया कि इक्वेटर पे क्या होती है? गर्मी होती है। इक्वेटर पे गर्मी होती है तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होने के साथ साथ कंडेंसेशन भी होगी, जिससे इक्वेटर पे बारिश ज्यादा होगी। आपसे पूछ लेगा कि ज्यादा घने पेड़, ज्यादा डेंसर जो ट्रीज हैं, ज्यादा डेंसर फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे मिलेंगे बताओ? एनीवन? ट्रॉपिकल एरियाज में या इक्वेटोरियल एरियाज में? फटाफट, इक्वेटोरियल में या ट्रॉपिकल एरियाज में? जल्दी। अरे इक्वेटोरियल एरियाज है तो इक्यो लिख दो फटाफट, ट्रॉपिकल है तो टीआर लिख दो। अफसोस, गलत जवाब। इक्वेटर पे होंगे ना, जहां पे बारिश ज्यादा होगी वहीं पे तो घना जंगल पाया जाएगा। वेरी सिंपल, शिवम ने सही आंसर दिया। वेरी सिंपल लॉजिकल आंसर। मैंने, आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, जहां पे धूप ज्यादा होगी, जहां पे वर्षा ज्यादा होगी, वहां पे क्या कहते हैं, जो पेड़ होंगे वो घने होंगे, ठीक है। अब आपको मैं पूछूं कि इंडिया में वेस्ट साइड बारिश ज्यादा होती है, ईस्ट साइड बारिश ज्यादा होती है? जल्दी से बताओ। वेस्ट साइड बारिश ज्यादा होती है, ईस्ट साइड? नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होती है, हाँ ईस्ट साइड होती है। तो पेड़ घने कहाँ पे मिलेंगे आपको? ज्यादा घने कहाँ मिलेंगे, ईस्ट में वेस्ट में? जाहिर सी बात है ईस्ट में मिलेंगे ना, जहां बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। ईस्ट में कौन सी जगह है इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? पढ़ा हो अगर एनसीईआरटी तो ध्यान हो, जल्दी से बताइए। ईस्ट में केरला बता रहा है भाई साहब। अरे अमित ने बिल्कुल सही आंसर दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी है, मसिन राम है, MASYNRAM, मसिन राम, ओके। केरला कैसे सोच के बोल दिया भाई? ईस्ट में केरला कहाँ चला है? केरला तो साउथ में है। इंडिया का मैप देखो मेरे भैया, कुछ उल्टा तो नहीं देख रहे, ऐसे ऐसे तो नहीं देख रहे, ऐसे भी देख रहे हो तब भी गलत देख रहे हो। किताब किताब उल्टी तो नहीं करके देखते भाई, या रामदेव की तरह उल्टे हुए तो नहीं पढ़ रहे? अरे भैया कमाल करते हो यार, केरला ईस्ट में मुझा दियो पाजी। केरला में सबसे पहले मॉनसून आता है 5 जून को, ठीक है। वो वाला लॉजिक तो नहीं लगाया आपने कहीं? वही वाला लॉजिक लगाया होगा तभी केरला बोल दिया है ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, एनीवेज कम टू द पॉइंट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन 20 से 30 डिग्री, सॉरी, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर की बात कर रहे थे। तो इक्वेटर पे हैवी रेनफॉल होती है, इस वजह से सैलिनिटी इसकी कम है। जहां पानी ज्यादा होगा वहां जाहिर सी बात है ना, सैलिनिटी कम ही होगी, ओके।
उसके बाद अच्छा हमने ये भी पढ़ा था कि कोल्डर क्लाइमेट में इवेपोरेशन कम होती है तो इसलिए सैलिनिटी कम है। उसके बाद हमने पढ़ा सर डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट। ये मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था। आपने नींबू पानी के 2 जग बनाए, ठीक है, दोनों में हाफ हाफ नींबू पानी है, ठीक है, नींबू पानी बना दिया आपने, ठीक है, एक का ढक्कन खोल दिया सर आपने, एक का ढक्कन बंद रखा हुआ है आपने। अब आपने बारिश में रख दिया। अब मेरे सिंपल सी बात बताओ कि जिसका खोला हुआ है उसकी सैलिनिटी कम होगी या जिसका ज्यादा किसकी होगी सैलिनिटी, कम किसकी होगी और ज्यादा किसकी होगी? डब्बे खुले वाले की ज्यादा होगी या कम होगी? जो खुला हुआ है, हाँ, जो बंद की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात, सिंपल लॉजिक है। तो वो भी यही कह रहा है कि जो सीज हैं जनरली जो होली होली यानी कंप्लीटली या फिर पार्शियली इनक्लोज सी हैं, जैसे कि कैस्पियन सी अभी मैंने आपको दिखाया, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, उनका पानी जनरली मिक्सअप नहीं होता ओशन वाटर के साथ, ठीक है। तो इसलिए दे आर नॉट इवन पेनिट्रेटेड बाय द ओशन करंट्स, दैट्स व्हाई देयर सैलिनिटी इज हाई, क्योंकि वो क्लोज और सेमी इनक्लोज है ना, पार्शियली इनक्लोज्ड है, इसलिए इनकी सैलिनिटी हाई रहेगी क्योंकि ये मिक्सअप नहीं हो रहे ओशन वाटर के साथ, ठीक है। और रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नेग्लिजिबल व्हेन देयर इज फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम बारिश में रख देते हैं वो नींबू पानी का गिलास, ठीक है, जहां पे फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर अलाउ कर देते हैं, यानी उसका डब्बा खोल देते हैं हम लोग, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे सैलिनिटी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ऐसी बात है ना। आपने सपोज करो एक इतना बड़ा टब ले लिया, ठीक है, एक बाथिंग टब ले लिया, उसके बीच में नींबू पानी पूरा नमक ही घेर दिया, पूरा नमक का एक वो घेर दिया, पैकेट घेर दिया, ठीक है, काफी बड़ा टब है। अब उसको तुमने वहां रख दिया बारिश के नीचे, ठीक है, तो बारिश पड़ती जा रही, कुछ टाइम बाद क्या होगा, फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, सैलिनिटी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पानी डलता रहेगा और नमक फीका हो तो फीका पड़ जाएगा। समझे ना मेरी बात? जनरली घर में भी आपने देखा होगा कि मम्मी से कभी नमक तेज हो जाता है तो मम्मी पानी डाल देती है, जिससे क्या होता है, नमक ठीक हो जाता है, या दूध डाल देती है उसकी सैलिनिटी कम करने के लिए सब्जी की। समझे मेरी बात? समझे भाई? सो तो नहीं गए? हाँ समझ गए, समझ गए। चलो शुक्र है अल्लाह का। आगे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। टेम्परेचर की बात हो रही है कि तापमान की बात हो रही है, समुद्र का तापमान कैसा होता है सर? जैसे ही जैसे आपका लैंड मास होता है ना, उसमें टेम्परेचर होता है जो कि वेरी करता है अलग अलग, ठीक है। ओशियन का टेम्परेचर भी वेरी करता है अलग अलग जगह पे अलग अलग, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन लैंड। लैंड पे टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखेंगे, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो आपके ओशियंस हैं वो बड़ी धीरे धीरे गर्म होते हैं और बड़ी धीरे धीरे ठंडे होते हैं। जैसे आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में सुना होगा, आपकी एनसीईआरटी की 6th या 7th क्लास की बुक में मेंशन किया हुआ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ओके, देख लेना। रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद लैटिट्यूड इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ पे लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे इक्वेटर पे आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी, उसके बाद आप ट्रॉपिक्स पे जाओगे थोड़ी कम गर्मी मिलेगी, उसके बाद आप टेम्परेट में जाओगे वहां और ठंडक मिलेगी, उसके बाद पोलर में जाओगे तो वहां बिल्कुल ही बर्फ मिल जाएगी, ठीक है। तो reduction of temperature with latitude is not constant because the interference of the warm and cold currents, winds और air masses। वो कहता है कि ओशन की बारी में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ लैंड की बारी में होगा। द रीजन बीइंग इज क्योंकि ओशन में इंटरफेरेंस होती है किसकी सर? वार्म और कोल्ड करंट्स की, विंड्स की और एयर मासेस की। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या ओशियन वाटर लैटिट्यूडनल लाइंस पे कांस्टेंट रहता है? नहीं सर, नहीं रहता, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट्स, विंड्स एंड एयर मासेस, ठीक है। कोल्ड करंट का काम क्या है? जाहिर सी बात है ठंडक का काम है तो ठंडा ही करेगा ना। इट रिड्यूस और यू कैन से डिक्रीज द सरफेस वाटर टेम्परेचर। वार्म करंट इंक्रीज द सरफेस वाटर टेम्परेचर। अभी हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर कहां पे पाया जाएगा? इनक्लोज्ड सी इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है, जाहिर सी बात है। इनक्लोज्ड सी, आप सर कंबल में बैठे हो, ठीक है, आपका टेम्परेचर, और एक आप कंबल में बैठे हो और आपका जो दोस्त है या आपका भाई है या आपकी बहन है वो बाहर बैठी है लॉबी में, ठीक है, ठंड के दिनों में, सर्दी के दिन है, 12 डिग्री टेम्परेचर, तो आप दोनों में से किसका टेम्परेचर गर्म रहेगा? निग्गा कौन होगा? जो रजाई में बैठा होगा या जो बाहर बर्फ अपना लॉबी में बाहर? वो कह रही है मेरा कंबल वाला, ठीक है, समझे मेरी बात? तो सिमिलरली
हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर कहां पाया जाएगा? इनक्लोज्ड सी में। देखो आप अपनी लाइफ के साथ हर चीज रिलेट करोगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। जब वो क्या कह रहा है, इनक्लोज्ड सी में टेम्परेचर गर्म होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो टेम्परेचर ऑफ द ओशन वेरीज वर्टिकली विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। इट रिड्यूसेस रैपिडली फॉर द फर्स्ट 200 फैथम्स। वो कहता है कि जैसे ही समुद्र की गहराई में जाओगे, शुरुआत के 200 फैथम में जो आपकी गहराई है, ठीक है, उसमें तो डिक्रीज करेगा शुरुआत में, और कुछ टाइम बाद फिर वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देन इट फर्दर रिड्यूस स्लोली। और डीपेस्ट ओशन, अच्छा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जैसे इक्वेटर में ऊपर जाते हैं तो पोल्स पे फ्रीज हो जाती है, ठीक है, बर्फ बर्फ पड़ती है, तो ओशन में भी वैसा होता है? नहीं, ओशन में वैसा नहीं होता सर। जैसे कि लिखा हो डीपेस्ट ओशन में जो ट्रेंचेस होती हैं, वाटर नेवर फ्रीजेस, ओके। ये ब्लैक सी, होली इनक्लोज सी, टर्की के ऊपर है, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अब मैप बना लेना, उसमें इस तरह की 3-4 सीज के नाम कई बार पूछ लेता है कि उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम बताओ, कई बार आया हुआ सर ये क्वेश्चन। पार्शली इनक्लोज सी जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, ओके। ये छोटे छोटे सीज हैं, इनके नाम भी याद रखना, जैसे एजियन सी, आयोनियन सी, टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, ओके, एल्ब्रोन सी। There is a possibility he can ask anything. Okay, Caribbean Sea, partially enclosed sea, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं, ये वाली सारी कैरिबियन कंट्रीज। दिस इज द रेड सी, दिस इज आल्सो द पार्शियली इनक्लोज सी, क्योंकि यहाँ पे इधर से इसकी निकासी है और इंडियन ओशन से मिल रहा है, ओके। उसके बाद सर आया है आपका मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट के बारे में पढ़ते हैं। ओशन करंट क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था सर। ओशन करंट क्या है? लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर, सर पानी का लार्ज मास है, ठीक है, विच सर्कुलेट इन अ रेगुलर पैटर्न, जो कि एक रेगुलर पैटर्न में घूम रहा है, ठीक है। रेगुलर पैटर्न में कैसे? जो तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है वो कौन सा करंट होगा? इक्वेटर पे क्या है? गर्मी है, गर्मी को ऊपर लेके जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो कौन सा करंट होगा? वार्म करंट। और जो पोल से नीचे आ रहा है, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो कौन सा होगा? जो पोल से नीचे आ रहा है कोल्ड करंट होगा। वेरी सिंपल। द ओशन करंट विच फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड इज वार्म करंट, और जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर वर्ड इज नोन एज कोल्ड करंट। वेरी सिंपल। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसे डिसाइड होती है इसकी, कि सर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इसको एनर्जी कहां से मिल रही है, इसको एक गति कहां से मिल रही है, इसको वो डायरेक्शन कैसे मिल रही है, इसको डायरेक्शन कैसे मिलती है? सर पहली चीज वेरी कॉमन, मतलब लॉजिकल, किसी बच्चे से भी पूछोगे ना वो भी बता देगा कि यार ये समुद्र में लहरें किस वजह से, ऐसी बात है हवा चल रही है ना, तो हवाएं कौन सी हैं? प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स मतलब जो प्लैनेट्स पे हवाएं हैं उनको प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, ठीक है। इट हैज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स। वेरी सिंपल। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपसे पूछ लेगा 3-4 फैक्टर के नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि आउट ऑफ दीज फोर्स विच फैक्टर इज मोर डोमिनेंट और यू कैन से मोर पोटेंट, ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट या फिर ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? पोटेंट मीन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फैक्टर कौन सा है किसका? तो सो द आंसर इज प्लैनेटरी विंड्स, याद रखना है। उसके बाद जैसे कि आपको बताया था मैंने, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच आपको मिलेगी ट्रेड विंड्स, जो कि इक्वेटोरियल वाटर को पोलवर्ड्स की तरफ एक्सटेंड करेगी और वेस्टवर्ड की तरफ, और वार्म करेगी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। देन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जैसे कि जो कि साउथ इक्वेट, ये करंट का नाम लिखा हुआ है कि साउथ इक्वेटोरियल करंट को सॉरी क्या कहते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट को की वजह से जो वार्म होगी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील एज ब्राजीलियन करंट। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इक्वेटर पे कौन सी है? इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में यहाँ पे है सर आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स के बारे में आपको बताया था। तो ये क्या करेगी, जैसे कि यहां से हवा चलेगी तो ये जो साउथ ईस्ट वाली होगी इस डायरेक्शन में मूव कर देगी ब्राजीलियन करंट को। ये देख लो ब्राजीलियन करंट जो कि वार्म करंट है। ये आपको हवाएं बताई थी सर, 30 से 30 के बीच में ट्रेड विंड्स होंगी। ट्रेड विंड्स का पर्पस आपको बता दिया था, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है, नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। ये साउथ ईस्ट है, साउथ से आ रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। ये वेस्टर्लीज है, इट फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेस्टर्लीज, ओके। पोलर ईस्टर्लीज, इट
move from the pole towards east direction. Okay, that's why it is known as polar easterlies. ये डायरेक्शन याद कर लेना आप, वेरी सिंपल. जब हम लोग विंड्स के बारे में करेंगे तो उसमें आपको विस्तार पूर्वक कराएंगे. ओके, तो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज ब्लो करती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था. ये रही वेस्टर्लीज, ये टेम्परेट लैटिट्यूड है और इसमें वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है. ओके, जैसे कि लिखा हुआ टेम्परेट लैटिट्यूड वेस्टर्लीज ब्लोज एंड इट इज लेस रिलायबल देन ट्रेड विंड्स. याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा कि ओशियन करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सॉरी उनके फ्लो बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन नहीं फ्लो, फ्लो याद रखना, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनीवन? प्लैनेटरी विंड्स और रोटेशन ऑफ अर्थ? डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए अर्थ रोटेशन. वेरी गुड शिवम, अर्थ रोटेशन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आया होगा. ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है, ये एक तरह से फ्लो करवाएगी. ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होएगी ना, वो जो करंट डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. फ्लो तो आपका हवा ही बनाएगी, लेकिन जो डिफ्लेक्शन आ रही है ना, वो अर्थ रोटेशन की वजह से. और अर्थ, और वो कौन सी फोर्स लगती है उसमें, मैं लास्ट क्लास में बताया था, कौन सी फोर्स लगती है? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स. वेरी गुड, कोरियोलिस, कोरियोलिस. ओके, तो ये है सर आपके करंट्स, और आपको अभी थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं. करंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया ही आया. ओशन करंट्स हो गए, कोरल रीफ होगी, आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स में, गारंटी शुदा. ठीक है, बट अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, कोरल रीफ में आपके उसकी कंडीशन पूछ लेता है कि किस, कौन सी कंडीशन चाहिए जिसमें कोरल रीफ थ्राइव करती हैं. ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको अच्छे से याद हो. हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, जो कि लेस रिलायबल होती हैं देन ट्रेड विंड्स. याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो ऑफ वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर which further warm the Gulf Stream, which driven to the western coast of Europe as the North Atlantic Drift. ये आपका सर वार्म गल्फ स्ट्रीम है. ठीक है, ये वार्म गल्फ स्ट्रीम है, और ये फर्दर आगे डाइवर्ट हो रही है, उसमें वो यूरोप की तरफ जा रही है एज अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. ये आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, और ये, और अच्छा आपसे पूछ लेगा जहां वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, वो जगह क्या होती है सर? इट इज द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड. याद रखना, ये देखो गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर मिल रहे हैं ना, आपसे पूछ लेगा कि जहां पे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर मिल रहे हैं, वो क्या होगा सर? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होगा. याद रखना, जहां पे भी वार्म और कोल्ड करंट मिल रहे हैं, याद रखना. ओके, हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस पूछ लेगा आपको प्रिवेलिंग विंड्स का कहां पे देखने को मिलता है? नॉर्थ इंडियन ओशन में. अभी आपको इंडियन ओशन वाला कंसेप्ट समझाएंगे. याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको छोटा सा होमवर्क दिया था कि इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ के आना. ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, समर में जो करंट्स होती हैं उनकी डायरेक्शन अलग होती है, और विंटर होती है उसमें डायरेक्शन अलग होती है, वो भी सिर्फ आपके इंडियन ओशन में. ठीक है, बाकी जगह सेम रहती है. अभी आपको दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट्स चेंजेस कंप्लीटली विद द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स. तो वहां पे कौन सी विंड्स, आपको पूछ लिया कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए? द आंसर इज मॉनसून विंड्स. ओके, मॉनसून विंड्स, द मॉइस्चर लेडन विंड्स. ओके, तो उसके बाद आता है सर आपका टेम्परेचर. मतलब हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ओशन करंट्स के लिए. द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर. इक्वेटर पे वार्म वाटर होता है जो कि लाइटर होता है. इट राइजेस एंड मूव स्लोली अलोंग सरफेस पोलवर्ड. ठीक है, आपको पता है कि जो लाइट लो प्रेशर वाटर होता है तो इस तरह से वो राइज करता है, और जो हाई प्रेशर होता है वो क्या करता है? वो सिंक करता है. याद रखेंगे, लो प्रेशर राइजेस और हाई प्रेशर सिंक. ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना. इक्वेटर पे वार्म वाटर इज लाइटर, इट राइजेस. ठीक है, इट मूव स्लोली अलोंग द सरफेस पोलवर्ड्स. ठीक है, और पोल्स पे कोल्ड वाटर होता है, इट इज डेंसर एंड इट सिंक्स एंड क्रीप स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ द सी इक्वेटरवार्ड्स. याद रखेंगे सर. उसके बाद सर हमने पढ़ा था, हाँ, सैलिनिटी. सैलिनिटी भी वेरी करती है सर एक जगह से दूसरी जगह. आपको मैंने पहले ही बताया था, वाटर जिसमें सैलिनिटी ज्यादा होगी वो डेंसर होगा, और जिसमें कम सैलिनिटी होगी वो लेस डेंसर होगा. ठीक है, तो मैं स्विमर्स किसमें तैरना पसंद करेंगे? मतलब जो बिगनर स्विमर्स हैं, लेस डेंसर में या डेंसर में?
ऐसे पूछ लेगा आपसे। अरे लेस डेंसर में नहीं, डेंसर में, डेंसर में डूबने का डर कम होगा ना, जाहिर सी बात है आपको। हाँ, डेंसर में डूबने का डर कम होगा, याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर लो यार, आप सपोज करो आपके घर में आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं आपके आसपास, ठीक है, 8-10 दोस्त हैं, ठीक है, आपको कोई सपोज 2 लड़के मारने आए, तो वहां ज्यादा पिटने के चांस है या जहां आप अकेले खड़े हो वहां पे 2 लड़के आए मारने, कहां पे पिटने के चांस है ज्यादा? जहां आप अपने दोस्त अकेले पिटने के चांस ज्यादा है ना, जाहिर सी बात है। जहां आपके दोस्त खड़े होंगे वहां तो वो दूर से देख के चला जाएगा ना बंदा कि अरे नहीं यार इसके दोस्त खड़े हैं, यानी क्योंकि वहां पे डेंसिटी आपकी कम है जहां पे आप अकेले खड़े हो, लेकिन जहां पे आपके दोस्त हैं वहां डेंसिटी ज्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब जाके खड़े मत हो जाना अकेले या कहीं अपने दोस्तों के साथ और इंतजार कर रहे हो सर कोई पीटने ही नहीं आया हमें तो, ठीक है। हाँ, सॉरी। तो आगे चलते हैं, उसके बाद है अर्थ रोटेशन जिसके बारे में बताया था, इट डिफ्लेक्ट्स द फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ओशियन करंट्स टू द राइट, याद रखेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर्कुलेशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट, एग्जांपल सर्कुलेशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट एंड कैनरीज करंट, और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी घड़ी, एग्जांपल ब्राजीलियन करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। आपको दिखा देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन गल्फ स्ट्रीम और कैनरीज की। ये देखो सर, ये घड़ी ऐसी घूमती है ना मेरे भाई, और ये कैनरीज करंट भी, ठीक है, ये घड़ी ऐसी घूमती है। और दूसरा कौन सा बताया था आपको, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ब्राजीलियन करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये आपका ब्राजीलियन करंट, ये उल्टा घूम रहा है सर, ये देख सकते हो आप। और ये है आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये जो नीली सी लाइन जा रही है ना, ये भी इस तरह घूम रही है उल्टी, जैसे इधर से टकराई तो इधर से पेरू करंट बन गई। ये नीले रंग की लाइन है ना नीचे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये, नीले रंग की लाइन है, नीले रंग के एरोस बने हुए हैं, इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। ये भी ओशियन करंट ही होती है, लॉन्गेस्ट ओशियन करंट इज नोन एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, याद रखना। उसके बाद हाँ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, हम ये पढ़ रहे थे लैंड के बारे में। लैंड का क्या रोल होता है सर? लैंड जनरली क्या करती है, लैंड ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट अ करंट। सर आप सीधा जा रहे हो, ठीक है, सीधा जा रहे हो आप, इधर साइड में एक लड़की खड़ी है, ठीक है, उसको देख रहे हो, देखते देखते ऐश्वर्या राय खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, आप उसको देख रहे हो, बहुत सुंदर है ऐश्वर्या राय, ऐसे ऐसे जा रहे हो सर, जा रहे हो उसको देखते जा रहे हो, इधर यहाँ खंबा लगा हुआ है, ठीक है, सीधा सर टक्कर बजेगी आपकी, देर इज अ पॉसिबिलिटी टक्कर बजने की। जैसे आपकी टक्कर बजी, आप इधर से डाइवर्ट हो गए, या चलो एक और आसान सा अच्छा सा डायग्राम, अच्छा सा एग्जांपल देते हैं सर। यहाँ सर आपके पापा खड़े हैं, ये पापा जी खड़े हैं आपके, ठीक है, इधर से आप आए, इधर से आए, उधर से ऐश्वर्या राय खड़ी है, ठीक है, और आप ऐश्वर्या राय की तरफ देख रहे हो, सर गए 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 गए, इधर से पापा आए तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां कोई लड़की खड़ी है, तो जहां से पापा दिखे तो एकदम से सर आपने, आप तो ऐसे कर, अरे सर वो कहाँ था, वो मैं ऐसे 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 करने लग जाओगे, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जन, है ना। तो सिमिलरली सर, लैंड मास का काम क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट अ करंट। जैसे ही वो वो कह रहा ना सर अब ये नहीं इमेजिन, नहीं मैं कह रहा हूं इमेजिन ही, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उस केस में, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर डाइवर्ट नहीं हो तो इधर थप्पड़ डाइवर्ट हो जाएंगे पापा के, है ना, फेस पे। तो सिमिलरली लैंड मास ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट अ करंट। अब ये सर जैसे मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है सर, एक सेकेंड, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये सीधा जा रही थी, ये जैसे ही, ये पेरू है, पेरू के नीचे चिली है, जैसे ही चिली कोस्ट के पास पहुंची तो ये डाइवर्ट होगी, इसकी डायरेक्शन घूमगी, और ये डायरेक्शन घूमगी तो, और ये क्या करंट बन गया, पेरुवियन करंट, जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये सर पापा जी हैं, इधर वो तोतापरी लड़की खड़ी है, तो जैसे ही सर आप इधर से गए तो पापा जी को आपने देखा सीधा जाने लग रहे थे, सीधा जाते जाते इधर मुड़ गए, आपका करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट था और ये चेंज होके क्या बन गया, पेरुवियन करंट, यानी हम्बोल्ट करंट दूसरा नाम है इसका। दोबारा से इंग्लिश वर्जन दोबारा से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर
जो लैंड मास है इट ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट अ करंट, एग्जांपल टिप ऑफ साउदर्न चिली डाइवर्ट पार्ट ऑफ वेस्ट विंड नॉर्थवर्ड्स एज पेरुवियन करंट। दोबारा से आपको दूसरा डायग्राम दिखाते हैं महंगे वाला। ये देखो सर, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही है, नीले से रंग की वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही है। जैसे ही ये चिलियन कोस्ट आई, आपको और दूसरा डायग्राम दिखाते हैं और महंगे वाला दिखाते हैं। ये सर आपका चिली है, साउथ अमेरिका, ये आपका नीचे चिली है और ऊपर आपका पेरू है। ठीक है, पेरू की कैपिटल लिमा और चिली की मेरे ख्याल से सेंटियागो है शायद, भूल गया यार मैं भी, देख लेना। ठीक है, ऐसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही थी और आगे ये चिली कोस्ट मिली, ये लैंड मिली और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी सर, ये डायरेक्शन होगी और ये क्या बन गया सर, पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से पढ़ते हैं, लैंड मास का काम क्या होगा सर, इट ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट अ करंट, एग्जांपल अ टिप ऑफ सदर्न चिली डाइवर्ट्स पार्ट ऑफ वेस्ट विंड नॉर्थवर्ड्स एज पेरुवियन करंट। क्लियर है सर, सिंपल समझ आ गया कि लैंड कैसे ऑब्स्ट्रक्ट और डाइवर्ट करेगी करंट को। जल्दी बोलो, मेरी क्लास भी है यार। हाँ समझ आ गया ना पाजी। अब आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं सर सर्कुलेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन, आगे लिखा हुआ है। ये आपका कोरियोलिस फोर्स वाला था डायग्राम। उसके बाद हमने आपको बताना था, हाँ सर्कुलेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन। सर ये देखो, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट है। आपको डायग्राम दिखा देते हैं, अटलांटिक ओशन दिखा देते हैं सर। ये पैसिफिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। ये डायग्राम थोड़ा सा ना वैसा बनाया हुआ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। ओके, इसके बीच में है ये अटलांटिक ओशन, ये है गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करंट है, मैंने आपको बताया था। तो वो कहना क्या चाह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं सर कि गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट है, इट हग्स द कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड इट फर्दर डिफ्लेक्टेड ईस्टवर्ड्स एंड अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड में कौन सी हवा बहेगी, वेस्टर्लीज एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड इट रीचेस यूरोप एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये देख सकते हैं सर आप। ये है सर आपकी गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट, सॉरी गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जैसे ही आगे गई, ये क्या बन गई सर, नॉर्थ अटलांटिक करंट बन गया। ठीक है, और इसने ये सारी अमेरिका की कोस्ट को क्या किया हुआ, हग किया हुआ, याद रखेंगे। या ठीक है, और यूरोप की तरफ जा रही है एज अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इट फैंस आउट इन 3 डायरेक्शन। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से ये फर्दर आगे 3 डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी, नॉर्थवर्ड्स, मिडलवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स। आपको डायग्राम में दिखा देते हैं सर। ये आपकी गल्फ स्ट्रीम थी, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गई, ये फर्दर इधर डाइवर्ट होगी। ठीक है, दूसरा डायग्राम दिखाते हैं जिसमें आपको बताया गया ये गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट आपकी इधर तो बन गई नॉर्वेगियन करंट। पहले तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनी, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से नॉर्वेगियन करंट और इधर फर्दर नीचे कैनरी करंट। ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ट होगी, याद रखेंगे। ये देखिए सर, फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इट फैंस आउट इन 3 डायरेक्शन, ईस्टवर्ड्स टू द ब्रिटेन, नॉर्थवर्ड्स टू द आर्कटिक ओशन की तरफ, और साउथवर्ड्स अलोंग द इबेरियन कोस्ट एज द कैनरीज करंट जो सा अभी बताया आपको मैंने। ठीक है, फर्दर कैनरीज करंट फ्लोइंग डाउनवर्ड्स इवेंचुअली मर्जेस विद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये आपका सर, ये इधर कैनरी करंट बना और कैनरी करंट फर्दर किसके साथ मिल गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये पूरा वो बन गया, सर्किट बन गया। देखो ध्यान से, गल्फ स्ट्रीम से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से कैनरी करंट, देन फर्दर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये पूरा क्या बन गया सर, आपका सर्किट बन गया। ठीक है, ये देखिए सर, from Canary's current flowing downwards eventually merges with north equatorial current completing clockwise circuit. This is the clockwise circuit. ठीक है ना, ये गल्फ स्ट्रीम, देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, देन आपका कैनरीज करंट एंड देन आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया सर, क्लॉकवाइज सर्किट बन गया। ओके, एंड विद इन दिस रिंग ऑफ करंट एरिया इन द मिडल ऑफ अटलांटिक हैज नो परसेप्टेबल करंट। ठीक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ सीवीड इन स्टिल waters of mid south Atlantic is not so distinctive. ठीक है, a large amount of floating seaweed gathers and the area is called Sargasso Sea. इस एरिया को बोलते हैं आपको सरगैसो सी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सी वीड मिल जाएगी। ठीक है, वीड समझते हो, वीड समझते हो, वीड समझते हो, वीड क्या होती है, वीड क्या होती है।
अनवांटेड प्लांट्स तो होते हैं, क्या किस लिए यूज होते हैं? वीड, अरे नशे के लिए होते हैं ना यूज, पता होगा, वीड लेते हैं कई लोग, ड्रग्स, वेरी गुड यार, ड्रग्स को बोलते हैं। ओके, तो इस प्लेस को क्या बोलते हैं सर? हम सरगैसो सी बोलते हैं, सरगैसो सी, याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा कि सरगैसो सी बनाने में कौन कौन सी करंट्स हैं, तो आंसर इज द गल्फ स्ट्रीम, द नॉर्थ अटलांटिक, द कैनरीज एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ इक्वेटोरियल। ओके, उसके बाद आता है इरमिंगर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट फ्लोज बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड एंड कूल्स द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। इरमिंगर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आपको दिखाते हैं। ये रहा सर आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, जो कि किसके बीच में है? ये आपका ग्रीनलैंड है और ये आपका है आइसलैंड, इसके बीच में है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ओके, जिसका दूसरा नाम क्या है? इरमिंगर करंट। ये कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इस करंट का दूसरा नाम क्या है। इट फ्लोज बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड एंड कूल्स द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद आता है सर लैब्राडोर करंट। लैब्राडॉग नहीं है, लैब्राडोर है। ये रहा सर आपका लैब्राडोर करंट जो ऊपर से आ रहा है। ये आपका ग्रीनलैंड है और ये आपका बैफिन आइलैंड है, इनके बीच में है लैब्राडोर करंट। याद रखेंगे, लैब्राडोर करंट जो पोलवर्ड से नीचे की तरफ आ रहा है, पोल से नीचे की तरफ आ रहा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोल्ड करंट होगा, वेरी सिंपल। तो लैब्राडोर के बारे में क्या लिखा है? इट ड्रिफ्ट साउथ ईस्टवर्ड बिटवीन वेस्ट ग्रीनलैंड एंड बफिन आइलैंड। बफिन आइलैंड मैंने आपको बताया, एंड दैट पार्ट इज द वेस्ट ग्रीनलैंड जहां से आ रहा है, और ये है इधर आपका बफिन आइलैंड। ओके, टू मीट द वार्म गल्फ स्ट्रीम, और ये किससे मिल रहा है? वार्म गल्फ स्ट्रीम से मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, दिस इज द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। ओके, ये देखो सर, ये आपका बफिन यहाँ पे भी दिख रहा है आपको क्लियर, ये लैब्राडोर करंट है, ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, ये आइसलैंड है सर, ये ग्रीनलैंड है सर, ये बफिन आइलैंड है। आपसे पूछ लेगा लैब्राडोर किसके बीच में है? बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जिसका दूसरा नाम क्या है? इरमिंगर करंट, ये किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। ये फर्दर मिल किसको हो रहा है? गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करंट। लैब्राडोर क्या है? कोल्ड करंट। जहां वार्म और कोल्ड मिलते हैं वहां बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। ओके, हाँ, तो जैसे कि लिखा हुआ है, लैब्राडोर करंट drift southeastward between West Greenland and Baffin Island to meet the warm Gulf Stream. Okay. उसके बाद South Equatorial Current which split at Cape Sor-Roque and one branch turns south as warm Brazilian Current. ये देखो सर, ये जो आपका है साउथ अमेरिका, हाँ, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी जैसे यहाँ पे क्या है? ये प्लेस को बोलते हैं केप सो रॉक, जो कि ब्राजील में है। यहाँ से जैसे ही वही वाला पापा वाला कंसेप्ट, पापा लड़की वाला कंसेप्ट, पापा देखिए इधर से डाइवर्ट हो गए, तो नीचे ये डाइवर्ट हो गए, क्या बन गया? ब्राजील करंट। कौन सा? साउथ इक्वेटोरियल करंट। याद रखेंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे क्या, कौन मिला इसको? केप सो रॉक, जो कि आपका ब्राजील में है। और यहाँ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को क्या मिला था? इधर चिली की कोस्ट, सदर्न चिली, तो यहां से ये क्या बन गया था? पेरू करंट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, याद रखना। साउथ इक्वेटोरियल करंट को मिला केप सो रॉक, जो कि बन गया फिर फर्दर ब्राजील करंट। याद रखेंगे, कभी पेपर में सफल हो पाएंगे। याद रखना, एग्जाम में दिया हुआ हर गलत जवाब आपके हनीमून को स्विट्जरलैंड से वैष्णो देवी में बदल सकता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर्स कि आप आंसर कैसे दे रहे हैं, ठीक है? तो सही आंसर दें, सही आंसर का चयन करें। ऐसे हमारे टीचर बोला करते थे, एग्जाम में दिया हुआ हर गलत जवाब आपके हनीमून को स्विट्जरलैंड से वैष्णो देवी में बदल सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि सही से आंसर दें। ओके, हाँ, तो उसके बाद जल्दी, समय की बहुत ही किल्लत है हमारे पास, आगे चलते हैं हम। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ इक्वेटोरियल करंट स्प्लिट एट केप सो रॉक वन, अच्छा, split and one branch turns south as warm Brazilian current, ठीक है? उसके बाद आती है सर्कुलेशन ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज सिमिलर टू द अटलांटिक ओशियन। वो कहते हैं कि जो पैसिफिक ओशियन में आपके ओशियन करंट्स होते हैं, उनकी भी जो सर्कुलेशन है वो सिमिलर होती है अटलांटिक ओशियन की तरह, लेकिन लेकिन पैसिफिक ओशियन में इतनी ज्यादा लैंड नहीं है। याद रखेंगे, पैसिफिक ओशियन में इतनी ज्यादा लैंड नहीं है, ठीक है? और पैसिफिक ओशियन का साइज ग्रेटर है, जैसे कि लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज ऑफ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ
equatorial current flow westwards with the compensating equatorial counter current running on opposite direction due to greater expense of the Pacific। वो कह रहा है सर आपका ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये पूरा चक्कर लगा रहा है आगे, और ये नीचे की तरफ जो आता है उसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, आपको दूसरा डायग्राम दिखाते हैं, उसमें समझ आएगा। सॉरी, हाँ कहां पे था मैं, हाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा है विद द कंपनसेटिंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा है विद द कंपनसेटिंग काउंटर इक्वेटोरियल करंट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेटर एक्सपेंस ऑफ पैसिफिक एंड एब्सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग लैंड मास। आपसे पूछ लेगा कि लैंड मास कहां पे कम है, पैसिफिक में कम है, अटलांटिक में ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में ज्यादा है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका ज्यादा है सर पैसिफिक में, अटलांटिक में लैंड मासेस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद सर जो मेन चीज आ गई आपकी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सर इंडियन ओशियन सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका इसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन है मॉनसून के साथ। ठीक है, आपको पहले डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद देखना, ध्यान से समझना। ये सर आपका है समर का टाइम, गर्मियों का टाइम, यानी आपका मॉनसून का टाइम, और ये है आपका विंटर का टाइम यानी सर्दियों का टाइम। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है आप देख सकते हैं। ये आपका इंडिया, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में ही सिर्फ ये जो है क्या कहते हैं करंट है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, बाकी जो नीचे का सर्किट है वो सारा सेम रहेगा। जैसे देख सकते हो इस गर्मियों में, समर में साउथ वेस्ट मानसून इसका नाम इसलिए रखा गया, जाहिर सी बात है क्योंकि इट केम फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट, साउथ की तरफ से आ रहा है और वेस्ट साइड जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। और ये जो करंट बना ये बना साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो विंड्स होती हैं वो इस तरह से मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, इस तरह से डायरेक्शन घुमाती हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में ही है। देख लो सर इंडिया की कितनी अच्छी खास बात है, हमारे यहीं पे सिर्फ ये हवा चेंज होती है और कहीं नहीं होती। तो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स की हवा चेंज होती है, दैट्स व्हाई जहां से जब ये इंडिया के यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स जाती है और यहाँ पे सीधा टकराती हैं पहाड़ों से, तो जिसकी वजह से पहले यहाँ पे वर्षा होती है। तो सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, केरला में आता है, केरला की कोस्ट पे आता है, 5 जून को आता है, और कई बार ये भी लिखा होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून भी लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। लेकिन जब विंटर का टाइम आया, अरे यार बैटरी डाउन हो गई, एक सेकंड बंद ना हो जाए लैपटॉप। अभी बंद हो जाता है बीच में, फिर आधा घंटा लगता है हमें स्टार्ट करने में। हाँ सॉरी, हाँ तो लेकिन विंटर के टाइम पे ये इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट होगी। ये देखो ध्यान करने वाली बात है। लेकिन जो नीचे वाले सर्किट है इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ये देखो जैसे मोजाम्बिक करंट है, ये आपको पता होगा मोजाम्बिक करंट, ये अगुलस करंट। ठीक है, फर्दर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, इधर भी देखो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन गर्मियों में इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। ठीक है, और सर्दियों में इसकी उल्टी हो रही है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन फॉर्म्स अ सर्किट। ठीक है, ये जो बना हुआ है इसको सर्किट बोलते हैं, ये जो सर्किट बना हुआ है पूरा। अब वो सर्किट के बारे में बताएगा, सर्किट बना कैसे है। इक्वेटोरियल करंट्स टर्निंग साउथवर्ड्स पास्ट मडागास्कर एज द अगुलास और मोजाम्बिक करंट। वो कहता है इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। वो कहता है साउथवर्ड मूव कर रहा है और ये बन जाएगा मोजाम्बिक करंट, या फिर इसका दूसरा नाम है अगुलास करंट। ठीक है, और ये फर्दर आगे जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे मर्जेस विद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मिल गया और ये क्या बन गया आगे फर्दर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, फ्लोइंग ईस्टवर्ड एंड टर्न इक्वेटरवर्ड्स एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेरी सिंपल, डायग्राम याद होना चाहिए, आप पूरी कहानी अपने आप लिख लोगे। दोबारा से पढ़ेंगे, करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन फॉर्म्स अ सर्किट। सर्किट आपको दिखा दिया। अब वो सर्किट है क्या, सर्किट क्या है सर, जो इक्वेटोरियल करंट है, टू बी वेरी प्रिसाइज साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है वो साउथवर्ड की तरफ मूव करता है एंड इट पास द मडागास्कर, ये छोटा सा मडागास्कर है, आइलैंड है अफ्रीका का, और जैसे ही ये साउथवर्ड
मूव करता है तो ये टर्न हो जाता है मोजेम्बिक करंट में, या फिर इसका दूसरा नाम है अगुलास करंट। अगुलास करंट फर्दर आगे किसमें मर्ज हो जाता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आगे किसमें मर्ज हो जाती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फर्दर आगे क्या बनाती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, तो नॉर्थ इंडियन ओशन इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट बिटवीन समर एंड विंटर। मैंने आपको बता दिया उसका कारण क्या है, ड्यू टू चेंजेस ऑफ द मॉनसून विंड्स। आपसे पूछ लेगा कि नॉर्थ इंडियन ओशन में कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट्स क्यों हो जाता है समर और विंटर में, द आंसर इज बिकॉज ऑफ द मॉनसून विंड्स। याद रखेंगे, समर में साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि डोमिनेंट विंड होती है, ठीक है, करंट्स ब्लोन from southwesterly direction, that's why it is known as southwest monsoon, because it came from the southwest direction as southwest monsoon drift, very simple। and this is reversed in the winter, यानी सर्दियों में इसकी रिवर्स हो जाती है, यानी कि when northeast monsoon blows from the current from northeast direction as northeast monsoon drift, जब गर्मियों में बहती है तो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, ठीक है, इस तरह की डायरेक्शन में, और जब सर्दियों में होती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, ठीक है ना, बिकॉज इट केम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। इट केम फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। ओके, and currents of north indian ocean demonstrate more convincingly dominant effect of winds on the circulation of ocean current, जो कि हमने सबसे पहले जब हमने फैक्टर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन सा फैक्टर डोमिनेंट रहता है करंट्स की डायरेक्शन को मूव करने के लिए, जल्दी, कौन सी विंड्स, अरे कौन सा फैक्ट, प्लानिटरी इवेंट्स ना, दैट्स व्हाई, तभी तो वो कह रहा है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है जो सर्कुलेशन हो रही है इंडियन ओशन में, ठीक है, कि मोर कन्विंसिंगली दैट कि डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ विंड्स कितना, सॉरी विंड्स का कितना डोमिनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, ऑन द सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स। क्लियर है सर? दोबारा से समझा देते हैं आपको जिनको नहीं समझ आया। सर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशियन के नीचे एक सर्किट बनता है, ठीक है, एक सर्किट बनता है। वो सर्किट कैसे बनता है, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो तो मूव, ये मडागास्कर को क्रॉस करता हुआ ये क्या बनेगा, मोजाम्बिक करंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, अगुलास करंट। अगुलास करंट फर्दर मर्ज होगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में, और ये आगे जाएगा और आगे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फर्दर मूव कर देगा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में एज अ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्किट। ठीक है, अब समर में क्या होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून विंड्स आती हैं, ठीक है, और इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जानी तो इस तरफ थी लेकिन इस तरफ चलेगी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से, ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कि विंड्स का कितना डोमिनेटिंग इफेक्ट है। साउथ वेस्ट मॉनसून में साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट बन गई, और विंटर में बन गई सर आपकी ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है कि currents of the South Indian Ocean forms a circuit, equatorial current turns southward past Madagascar, Madagascar जो कि अफ्रीका का आइलैंड है, as the Agulhas, और आप इसको मोजाम्बिक करंट भी बोल सकते हैं, it merges with the west wind drift floating eastwards, ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मर्ज होकर ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करेगी, एंड देन इक्वेटरवर्ड्स, फिर इक्वेटरवर्ड्स की तरफ मूव करेगी एज अ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। नॉर्थ इंडियन ओशन में क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट्स का, ठीक है, बिटवीन समर एंड विंटर, द रीजन बीइंग इज ड्यू टू द मॉनसून विंड्स, ठीक है। समर में जो कि जून से अक्टूबर तक होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि डोमिनेंट विंड है, ठीक है, इसमें करंट्स ब्लोन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, वेरी सिंपल यार, it came from the southwest and that's why it is known as southwest monsoon, ठीक है। it is known as southwest monsoon drift, this is reversed in winter when northeast monsoon blow the currents from the northeast as northeast monsoon drift, okay, and currents of north indian ocean demonstrate this fact more convincingly that the dominant effect of winds on the circulation of ocean currents, ठीक है, कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होता है, आपका विंड्स का होता है, ठीक है। क्लियर है सर? अभी कोई डाउट हो इसमें, जल्दी बोलिए जल्दी। बेटा मैं आपके बिना के ही दे देता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि बीच में इंटरप्शन मत किया करो, ठीक है, मैं आपके बिना के ही देता हूँ, और मैं देता नहीं क्या, पहले देता नहीं जो आप मेरे को बता रहे हो, ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, ठीक है, टीचर नोज हाउ टू टैकल, ओके, करना होता नहीं, आपने कितने मेरे को टॉपिक होमवर्क करके दे दिए हैं।
हाँ हाँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई नहीं। और बताओ, इसमें कोई डाउट है तो पहले ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, इसमें कोई डाउट है? इंडियन ओशियन सर्कुलेशन एक बार दोबारा से पढ़ लेना बुक में से। उसके बाद ओशियन करंट्स के मैंने आपको बता दिए। ये ओशियन करंट के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है, ओशियन करंट कोरल रीफ्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है भाई। तो हमारा आज का चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। जिनको नहीं पता, जो बीच में सोए हुए थे, जिनको नहीं पता, उनको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि हमारी जो क्लास है वो लगेगी 13 फरवरी को, ठीक है। और 13 फरवरी को प्लीज मेक श्योर कि सभी बच्चे आ जाएं। 13 फरवरी को हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा पार्ट 1 की रिवीजन हो जाए, और फटाफट करेंगे हम, ठीक है। उसमें आई मेक श्योर कि आपको रटवा देना पूरा अच्छी तरह से जीसी लॉन्ग 13 फरवरी को, फिर एक आधा दिन जो ऊपर नीचे, ठीक है। 13 फरवरी को दिन भी बता देता हूं मैं आपको, दिन कौन सा है 13 फरवरी को, शनिवार ही है, अगले हफ्ते, ठीक है। 10 को शायद मैं ना क्लास ले पाऊं, 11 को लूंगा मैं क्लास, ठीक है। तो अगर मैंने 11 को ली क्लास तो 11 को हम लोग, 11 को भी हम थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। 11 और 13, अगर 11 को नहीं ली हमने क्लास तो मैं 13 को तो पक्का है ही है, तो याद रखना। हाँ जल्दी जल्दी लेंगे यार, जल्दी लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ग्लोबल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वो मॉनसून के अंदर आता है देवी जी। जीआरबी में मैसेज कब करें सर, महासंग्राम? अच्छा, ग्रुप में मैसेज कब करना है महासंग्राम क्लास का? कर देना, 12 को कर देना, 12 को कर देना। ऐसे वो डीपी लगा लेना सारे ना, ऐसे महासंग्राम, गूगल पे ना महासंग्राम हिंदी में सर्च करके, अभी मैं लगाता हूँ हाँ, ठीक है। फिर तुम वहीं वहीं लगा लेना स्क्रीनशॉट लगे, ठीक है। मतलब ऐसे पूछना है तुमने ना कि, एक सेकेंड,